हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9 सिविक्स। और ये सिविक्स का चैप्टर नंबर सेकंड हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की एक सिंपल डेफिनेशन और उस डेफिनेशन से अराइज होने वाले क्वेश्चंस को समझ लिया। और इसके अलावा 2 फीचर हम इसके पढ़ चुके हैं, 2 जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, वो हम पढ़ चुके हैं। जैसे फर्स्ट था मेजर डिसीजन टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर, और उसमें हमने पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ की स्टोरी को देखा कि जो उन्होंने किस तरह से वर्क किया, तो क्या हम उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं। इसके बाद हमने एक सेकेंड इसका फीचर देखा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हमने चाइना और मैक्सिको का एग्जाम्पल देकर उसको समझा। अब हम इसका थर्ड जो फीचर है वो देख रहे हैं बच्चे। जो थर्ड फीचर है, 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू। इसका मतलब है किसी एक पर्सन को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक पर्सन को राइट होता है कि वो एक वोट कास्ट करे और उसकी वैल्यू भी 1 काउंट की जाती है। तो इसको भी हम एक स्टोरी से जोड़कर देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं सऊदी अरेबिया में 2015 से पहले वुमेन्स के पास कोई भी राइट नहीं थे। कोई भी राइट से मतलब उनके पास वोट कास्ट करने का राइट नहीं था, वो अपनी वोट नहीं डाल सकती थी। ये जो राइट उनको मिला है वो 2015 के बाद मिला है। तो क्या 2015 से पहले हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्री बोल सकते थे? नहीं बोल सकते थे। क्यों नहीं बोल सकते थे? क्योंकि वहां पर सबको इक्वल राइट नहीं थे, इक्वल सबके राइट, वोटिंग राइट नहीं मिले हुए थे। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, एस्टोनिया जो रशियन के पास है, वहां पर कुछ रशियन माइनॉरिटी के लोग भी रहते हैं। तो जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं उनको अपने वोटिंग राइट के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी। मतलब सबको इक्वली राइट नहीं मिले हुए थे। जो वहां के एस्टोनियन पीपल्स थे उनके पास वोटिंग राइट थे, लेकिन जो माइनॉरिटी के लोग थे उनके पास वो राइट इक्वली नहीं थे। एक और देखते हैं फिजी का। फिजी जो एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड का मतलब होता है बच्चे लैंड मास विच सराउंडिंग बाय वाटर बाय 4 साइड्स। मतलब कोई एक लैंड मास जो चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ हो, उसको कहते हैं आइलैंड। तो यहां पर हम फिजी की बात कर रहे हैं। फिजी में द वोट एंड इंडिजिनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन इंडियन फिजियन। इंडियन फिजियन कौन थे? ये इंडियन फिजियन की किसकी बात कर रहे हैं बच्चे हम? इंडियन फिजियन जब ब्रिटिशर्स यहाँ से इंडिया से बहुत सारे लेबर्स को बंधुआ मजदूर बनाकर ले गए थे वहां पर उसमें आइलैंड्स में प्लांटेशन में उनको वर्क कराने के लिए एज अ लेबर। तो जो वो वर्कर जो लेबर्स थे वो वहीं पर रहने लगे, और फिर आने वाली जो उनकी जनरेशन थी, आने वाली जो उनकी पीढ़ियां थी, उन्होंने वहीं पर जन्म लिया और वो वहीं के हो गए। तो उनको कहा जाता है इंडियन फिजियन। तो जो इंडियन फिजियन है, इनकी वोट की वो वैल्यू उतनी नहीं थी जितने वहां के जो लोग थे, जो वहां के इंडिजीनियस पीपल्स थे। तो वहां पर बहुत ज्यादा डिस्पैरिट थी दोनों में के वोटिंग में। तो इस तरह से जो इसका थर्ड फीचर है, इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट हैव 1 वैल्यू। तो जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर हर पर्सन को राइट होना चाहिए कि उनके पास वोट के राइट हो, चाहे वो किसी भी तरह के समुदाय से, चाहे वो कहीं किसी से भी बिलोंग करते हैं, चाहे वो बहुत गरीब है, चाहे वो बहुत अमीर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बहुत रिच पीपल है, जो बहुत हाई सोसाइटी के लोग हैं, वो 2 बार या 4 बार वोट अपनी दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो बहुत अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो बिल्कुल टॉप पर बैठा हुआ है, चाहे वो बिल्कुल बॉटम में है, सबको वोटिंग के जो राइट्स है वो इक्वल होने चाहिए कि सब अपनी वोट कास्ट कर सकते हैं और उस वोट की वैल्यू एक ही होगी डेमोक्रेटिक कंट्री में। अब हम इसका फोर्थ फीचर देखते हैं बच्चे, रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का राज एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, और जो अधिकार हैं उनका सम्मान। इसको भी हम एक स्टोरी से जोड़कर देख लेते हैं। तो इसमें हम एक जिम्बाब्वे की स्टोरी लेते हैं। एक जिम्बाब्वे जिसने 1980 में जो व्हाइट मिनोरिटी थी उनसे इंडिपेंडेंस हासिल की, उनसे इंडिपेंडेंस प्राप्त की। तो ये जो इंडिपेंडेंस प्राप्त हुई थी, उसमें एक जानु पीएफ पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी। जैसे इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है। तो वहां पर जिम्बाब्वे में थी जानु पीएफ और उसके लीडर थे रॉबर्ट मुगेम्बो वहां के लीडर्स थे। और ये इस
जो इंडिपेंडेंस थी, इंडिपेंडेंस में वो सबसे आगे थे, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिपेंडेंस को दिलवाने में। तो इसीलिए फिर वहां के जो पीपल्स थे उन्होंने उनको प्रेसिडेंट चूज कर लिया, वो वहां के प्रेसिडेंट बन गए जिम्बाब्वे के। अब जो गवर्नमेंट थी अब किसकी हो गई, जानु पीएफ पार्टी की हो गई, और जो उसके प्रेसिडेंट थे वो कौन बन गए बच्चे, रॉबर्ट मुगेम्बो। अब क्या हुआ कि उन्होंने लोगों ने उनको एज अ लीडर अपना चूज कर लिया, रूलिंग पार्टी में आ गए, रूल करने लगे। तो अब क्या हुआ, अब उन्होंने वो ये जो जानु पीएफ पार्टी थी ये हर बार जीतती थी। हर बार क्यों जीतती थी, क्योंकि हारती नहीं थी। और हारती क्यों नहीं थी, वो इसलिए नहीं हारती थी कि जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने जितने भी अनफेयर प्रैक्टिसेस थी इलेक्शन में वो सब यूज करना शुरू कर दिया। मतलब हर अनफेयर प्रैक्टिस को, माल प्रैक्टिस को, फ्रॉड प्रैक्टिसेस को यूज करते थे कि किसी भी तरह से वो इलेक्शन को जीत जाए, वो यूज करने लगे। और इसके अलावा ये शो करने के लिए कि वो जो भी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, वो लॉ को ही बदल डालते थे, वो उन्होंने अमेंडमेंट्स ही कर डाले, कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट्स कर लिए। और वो अमेंडमेंट्स करने का जो रीजन था वो ऐसा नहीं था, हर कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं, लेकिन वो अमेंडमेंट्स क्यों होते हैं, वो लोगों के फेवर में होते हैं, लोगों की जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, उनके वेलफेयर में होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अमेंडमेंट्स किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये क्यों किया गया बच्चे, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपने पास अनोमस पावर को लेने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स थे वो हो रहे थे। और इसके अलावा जो अपोजिशन पार्टी के वर्कर थे, ये जो जानु पीएफ की गवर्नमेंट थी उनको बहुत ज्यादा हैरिश करती थी, उनके साथ बहुत ज्यादा ही बुरा व्यवहार करती थी। और इसके अलावा जो भी प्रोटेस्ट किया जाता, अगर कोई भी पार्टी उनको प्रोटेस्ट करती तो उसको इलीगल, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लॉ उन्होंने ला दिया था कि अगर कोई भी पार्टी उनको प्रोटेस्ट करती है तो इलीगल है, वो लीगल नहीं है। इसके अलावा जो रेडियो थी, टेलीविजन थे, वो टोटली अंडर कंट्रोल थे जानु पीएफ की गवर्नमेंट के। इस गवर्नमेंट के अलावा कोई भी, मतलब उनके फेवर की जो चीजें हैं वही डिस्प्ले हो सकती थी रेडियो टेलीविजन में, उनके अगेंस्ट वहां पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था बच्चे, क्योंकि ये पूरी तरह से जानु पीएफ की गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल था, पूरा कब्जा था उनका उसके ऊपर। बहुत सारे कुछ ऐसे न्यूज़पेपर थे जो इंडिपेंडेंस न्यूज़पेपर थे, लेकिन उस न्यूज़पेपर में वो उस गवर्नमेंट के, जानु पीएफ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं प्रिंट कर सकते थे। वो सिर्फ वही प्रिंट कर सकते थे जो उनके फेवर में हो, या फिर जो उनकी परमिशन उनसे मिल चुकी हो, उनके अगेंस्ट वो कुछ नहीं प्रिंट कर सकते थे। जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट हैज इग्नोर्ड, और जो गवर्नमेंट जानु पीएफ की गवर्नमेंट थी वो जो कोर्ट के जजमेंट थे, जो जुडिशरी के आदेश थे, उसके जो जजमेंट थे उसको भी इग्नोर कर दिया करती थी। तो इसका कंक्लूजन क्या आया बच्चे, इसका कंक्लूजन निकला पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट है क्योंकि लोगों के सामने उसने अपनी बहुत अच्छी इमेज बनाई, तब लोगों ने उसको एज ए प्रेसिडेंट अपॉइंट किया, एज ए प्रेसिडेंट उसको इलेक्ट किया। उसके बाद भी उसके जो वर्क थे वो तो डेमोक्रेटिक नहीं थे, यहाँ तक जो आता है वो डेमोक्रेटिक है कि उन्होंने जो काम किया वो डेमोक्रेटिक तरीके से किए। लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन में उन्होंने माल प्रैक्टिस और फ्रॉड, ये सारी चीजों को उन्होंने उसमें यूज किया, वो सब अनडेमोक्रेटिक तरीके से उन्होंने यूज किया। तो हम कह सकते हैं, इसका कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है, अनडेमोक्रेटिक वर्क कर सकती है। तो बच्चे इसका फोर्थ फीचर क्या आता है, फोर्थ फीचर है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये इसका फोर्थ फीचर है, फोर्थ प्रिंसिपल है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजन राइट। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए हुए रूल रेगुलेशन और लोगों को दिए हुए राइट्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगी या करती है, उसके लिमिट्स में रहकर ही वो वर्क करती है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से ही उसमें उसके कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मड़ोड़ कर अपने फेवर में कर ले। तो बच्चे इसके 4 प्रिंसिपल हमने पढ़ लिए हैं, और इसमें इस चारों प्रिंसिपल आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। इससे आगे वाला जो वीडियो
हम करने वाले हैं, उस वीडियो में इसके कुछ वीकनेस पॉइंट, जैसे जहां पर कुछ अच्छाइयां होती है तो वहां पर कुछ बुराइयां भी होती हैं, जिसके जिसके पास कुछ अच्छाइयां बुराइयां, दो दो पहलू होते हैं हर चीज के, एक अच्छा एक बुरा। तो हमने इसके जो प्रिंसिपल्स थे, जो इसके फीचर्स थे, वो हमने देख लिया। अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, जो वीकनेस पॉइंट्स है, वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।